हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज इस क्लासेस में मैंने आपके लिए केमिस्ट्री लाया हूं। केमिस्ट्री के भाग 7, केमिस्ट्री के भाग जो है 7th लाया हूं, जो कि नर्सिंग असिस्टेंस एवं टेक्निकल का होगा, जो कि नर्सिंग असिस्टेंस एवं टेक्निकल का बैच चलेगा। दोस्तों, यह वही क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में, न्यू एग्जाम जो आपका होने वाला है, उसमें जो है आपका 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में पहले कई सालों से यही क्वेश्चन जो है रिपीट करते जा रहा है और इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट करता है। इसलिए मैं उसी टाइप के क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आप इसको आसानी से पढ़ें और जो है अपने एग्जाम आसानी से क्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों, चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आपका क्वेश्चन भी रहेगा, इसके साथ ऑप्शन भी रहेगा और इसके साथ जो है आंसर भी आपका रहेगा साथों साथ। तो आप अपने आप से भी देखिए कि आप अपने आप को भी जांचिए, आप अपने आप को जांचिए कि आप कितने पानी में हैं, कितने जो है आप क्वेश्चन बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और जो है आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका इसका फ़ायदा कितना मिलने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 3 से 1 नंबर क्वेश्चन पूछा है, आतिशबाजी के जलने के कारण हरी लपटें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो आतिशबाजी के जलने के कारण जो है हरी लपटें निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। दोस्तों, तो ये जो है आपका ऑप्शन है सोडियम, बेरियम और जो है पोटेशियम और जो है कैल्शियम। तो दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ कि जो है आतिशबाजी के दौरान जो भी आपका प्रयोग किया जाने वाला होता है वो आपका बेरियम होता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट होगा, बेरियम। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो दोस्तों, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकालते हैं। तो ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम। तो दोस्तों, हमेशा जो है समुद्र के पानी से निकालने वाला जो है आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। सीसा पेंसिलों में सीसा की मात्रा होती है। तो जो लेड पेंसिल होता है यानी कि सीसा पेंसिल, उसमें सीसा की मात्रा कितनी होती है। तो 0% या 31 से 66, 40% या 80%। तो दोस्तों, जो लेड पेंसिल जिसका नाम है सीसा पेंसिल, उसमें सीसा की मात्रा कितनी % होती है। तो मैं यहाँ बता दूँ आपका 0% होती है, 0%। नाम तो है इसका लेड पेंसिल, लेकिन इसमें लेड 0% होता है। 3 से 4 निम्न में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है। तो दोस्तों, भविष्य का धातु किसे कहते हैं। ऑप्शन है आपका तांबा, लोहा, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, निम्न में से जो है आपका भविष्य का धातु कहा जाने वाला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जो है भविष्य का धातु कहते हैं। कार्नोटाइट किसका अयस्क है। दोस्तों, बहुत ही बार क्वेश्चन, बार ये मतलब क्वेश्चन आपको मतलब हमारे देखने से 10-10 बार भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कार्नोटाइट जो है किसका अयस्क है। तो कार्नोटाइट जो तो दोस्तों है आपका यूरेनियम का ही अयस्क है। मैं यहाँ आपका सिर्फ आंसर बता दूँ क्योंकि ताकि आपका याद रहे, पता हो तो भी, नहीं पता हो तो भी आपको एक आंसर जानना चाहिए। कार्नोटाइट जो है आपका, कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्रायोलाइट किसका धातु का अयस्क है, किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है दोस्तों। तो क्रायोलाइट जो है आपका ऑप्शन है एंटीमनी, बेरियम और जो है आर्सेनिक और जो है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, क्रायोलाइट जो है आपका ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। देखिए यहाँ एनडीए में, सीडीएस में पूछा जा चुका है। 3 से 7 निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है। तो अन्य 3 से भिन्न कौन सा है। तो देखिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये जो है किसका अयस्क है। तो ये लोहा का अयस्क है। ये तीनों जो है लोहा का अयस्क है, लेकिन बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो इसलिए इन सभी में से जो भिन्न है आपका बॉक्साइट जो है भिन्न है। बाकी याद रखिएगा यहाँ आपका हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये सब जो है आपका लोहा का अयस्क है। ठीक है। 3 से 8 पूछे, सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता के लौह अयस्क से शुरू करते हुए निम्न में से कौन सा एक शुद्ध लौह अंश का आधारित लौह अयस्क का सही अनुक्रम है। दोस्तों, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए कि सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता के लौह अयस्क यानी कि सबसे अच्छा गुणवत्ता के लौह अयस्क जो है शुरू करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध लोहा अंश का आधारित है और अयस्क का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों, आपको मैं यहाँ बता दूँ
कि मैग्नेटाइट सबसे अच्छा है, उसके बाद हेमेटाइट है, उसके बाद सीमोनाइट है, उसके बाद सेडीराइट है। ये चारों जो है लोहा का इसका, लेकिन सबसे अच्छा है मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमाटाइट, उसके बाद लिमोनाइट और उसके बाद है सीडेराइट, याद रखिएगा। 309 पूछे निम्न में से कौन सा एक कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है। तो कांच की अवस्था को कौन सही परिभाषित करता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन रहा है क्रिस्टलीय ठोस, अतिशीतित द्रव और जो है संघनित गैस और जो है द्रव क्रिस्टल। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जो है निम्न में से कांच का अवस्था को सही परिभाषित करने वाला जो है आपका अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव, ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, अतिशीतित द्रव। 310 पूछे विद्युत बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया होता है। तो विद्युत बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है, ये भी आपका मतलब 15 बार पूछा जा चुका है। इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इसको याद कर लीजिए कि विद्युत बल्ब में जो उपयोग होने वाला कांच है वो है फ्लिंट कांच, याद रखिएगा फ्लिंट कांच। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है, तो आपका ऑप्शन है नीला, गहरा नीला, गहरा लाल और जो है हरा। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कोबाल्ट ऑक्साइड जो है कांच के कौन सा रंग प्रदान करता है, तो ये जो आपका हो जाएगा गहरा नीला, गहरा नीला हो जाएगा आपका आंसर। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम में कौन सी घटक है। तो रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलियम में कौन सा घटक है दोस्तों, तो कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन। नेक्स्ट पूछा है कि सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करने के लिए कौन सा पदार्थ काम में लाया जाता है। तो सीमेंट के जमने की क्रिया को मंद करने के लिए कौन सा जो है पदार्थ काम में लाया जाता है, तो आपका ऑप्शन रहा है CaO, Al2O3 और जो है CaSO4 और जो है N2O प्लस K2O। तो दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में लगता है वही चीज़ यहाँ भी आपका है। सीमेंट के जमने के लिए क्रिया को मंद करने के लिए कौन सा पदार्थ का काम में लाया जाता है, तो यहाँ जो है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। नेक्स्ट पूछा है मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे पर जंग लगता है, वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों जो है जो खुले वातावरण में जो है लोहा को छोड़ दिया जाता है तो उस पर ओस गिर जाता है, तो जो है उसमें जंग लग जाता है। तो वायु का कौन सा घटक लोहे को जंग लगने से के लिए उत्तरदायी होता है, तो वायु में मौजूद जो होता है नमी, यानी कि जो है वायु में जो नमी मौजूद होता है वही आपका आंसर होगा। और एक हो जाएगा वायु में विद्यमान ऑक्सीजन यानी कि O2। यहाँ आपका चुनने को दिया है तो देखिए एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपका सही होगा, क्योंकि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण भी लोहे में जंग लगता है और वायु में मौजूद नमी के कारण, इन दोनों के कारण जो है लोहे में जंग लग जाता है। 315 पूछा है कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैला यानी कि एयर बैग में क्या होता है, यानी कि कांच की सुरक्षा के लिए जो प्रयोग में आने वाला वायु थैला है उसमें क्या होता है दोस्तों, तो आपको यहाँ देखना है कि सोडियम एंजाइड होता है, सोडियम एंजाइड। 316 पूछा है कि आजकल पीली रोशनी में लैंप सड़कों पर लगाए जाते हैं, इनमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों ये देखिए आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आजकल जो है पीली रोशनी में लैंप सड़कों पर लगाए जाते हैं, इनमें से कौन सी प्रयोग की जाती है दोस्तों, तो इसमें जो है गैस आपका प्रयोग किया जाने वाला है सोडियम गैस का प्रयोग करते हैं। इसका नाम भी कहीं कहीं आप देखेंगे कि सोडियम लाइट भी इसको कहा जाता है, सोडियम लाइट भी इसको कहा जाता है, जिसमें सोडियम गैस भरा जाता है। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली पहली धातु थी, तो विश्व में सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु थी आपकी तांबा, याद रखिएगा तांबा। 22 कैरेट का सोना की शुद्धता क्या होती है। तो दोस्तों आप तो जानते हैं कि 24 कैरेट की सोना तो आप जानते हैं कि ये जो है 100% शुद्ध होती है, लेकिन 22 कैरेट की सोना कितनी प्रतिशत शुद्ध होती है दोस्तों, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये 75% आपकी शुद्ध होती है, 75%।
यहाँ फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा डाउट हो रहा है कि 22 कैरेट की जो सोना होती है ये आपका 92% जो है शुद्ध होती है, 92%। याद रखिएगा 92%, क्योंकि यहाँ परसेंटेज निकालने का मतलब ही आपको है कि जो देखिए किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 92 गुने 22/100 कर देंगे। अब देखिए यहाँ आप काटेंगे तो आपका जो हो जाएगा, आपका आ जाएगा 92%। याद रखिएगा, फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, 92% आप याद रखिए क्योंकि यही करेक्ट है। 319 पूछा, निम्न में से कौन सा तत्व किसी तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कर सकता है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा तत्व जो है किसी तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं कर सकता है, तो हाइड्रोजन गैस का विस्थापन नहीं कर सकता है वो तांबा है। जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन, जब एक क्षार धातु जो है जल से अभिक्रिया करती है तो निम्न में से कौन सा धातु उत्पन्न होती है, यानी कि कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ हाइड्रोजन। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है, तो मैग्नीशियम है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप यानी कि समस्थानिक जो है क्या है, तो परमाणु रिएक्टर में जो है प्रयुक्त यूरेनियम का आइसोटोप क्या होता है दोस्तों, तो यूरेनियम 237। यूरेनियम 237 नहीं होगा, यहाँ 235 होगा, यूरेनियम 235 याद रखिएगा, यूरेनियम 235। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय होना चाहिए, तो रेडियो सक्रिय नहीं दिया है, तो रेडियो सक्रिय नहीं है। तो रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा नहीं है, तो यहाँ जो हो जाएगा आपका कैडमियम। कैडमियम जो है आपका रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। 24 पूछा है 300, निम्न में से कौन सा तत्व बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहरों को वायु को प्रदूषित कर देता है। तो दोस्तों निम्न में से वो कौन सा तत्व है जो बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहरों को वायु को प्रदूषित कर देता है, तो यहाँ लेड हो जाएगा, लेड यानी कि सीसा। सर्वाधिक स्टेशनों पर की जाने वाली मोटर कारों की प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच का अनुपालन यानी कि अनुमापन किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसको आमतौर पे समझिए कि जो है जो मोटर कारों की प्रदूषण जांच यानी कि जो सड़क पर देखते होंगे कई उपकाल प्रदूषण जांच आपका करते हैं, यानी कि प्रदूषण जांच के दौरान निम्न में से किसकी जांच का अनुमापन किया जाता है, तो इसमें जो है सीसा और कार्बन का। ये देखिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सीसा और कार्बन का जो है आपका परीक्षण किया जाता है प्रदूषण जाँच में। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो एस्पिरिन जो है आपका एक पेड़ से मिलता है। सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, तो सीरा जो है किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, तो ये अल्कोहल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस याद रखिएगा, यहाँ लिक्विड भी पूछ सकता है या तरलीकृत भी पूछ सकता है। का मुख्य आधार घटक क्या है, तो यहाँ मुख्य आधार घटक जो है आपका ब्यूटेन है, मैंने आपको बायोलॉजी में भी बता दिया है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग करते हैं, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ बायोडीजल बनाने में जो है आपका रतन जोत वनस्पति का उपयोग करते हैं। बायोडीजल पौधा का कहलाता है, तो बायोडीजल पौधा क्या कहता है, जैट्रोफा का पौधा जो है इसे बायोडीजल पौधा कहते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बनी होती है, किन चीज़ का बनी होती है, तो ये पॉलीमर से बनी होती है। पॉलीथीन की थैली को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये क्या चीज़ का बनी होती है, तो पॉलीमर का बनी होती है, पॉलीमर, इसलिए इसको कम यूज करने का आदेश दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों दोस्तों, तो यहाँ जो है आपका आंसर हो जाएगा तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, तेल में जो है असंतृप्त वसाएं होती है।
नेक्स्ट पूछा है 333, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु और आर्द्र भूमि। बोला है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये जो है धान का खेती भी है, कोयले की खनन भी है, पालतू पशु भी है और जो है आर्द्र भूमि, ये चारों जो है आपका ग्रीन हाउस गैस का जो है कारण है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट। 1 2 3 4। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। निम्न में गैस युग्मों में किसका जो है मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट के कारण है दोस्तों। तो यहाँ जो है मीथेन एवं वायु, मीथेन एवं वायु। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। तो आरडीएक्स का अन्य नाम जो है आपका साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट जो है आरडीएक्स का अन्य नाम है। नेक्स्ट पूछा है निम्न में से कौन से आंसू गैस का घटक कौन सा है। निम्न में से आंसू गैस का घटक कौन सा है। तो यहाँ जगह क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट पूछा है सिरके का रासायनिक नाम है। तो सिरके का रासायनिक नाम ये बहुत ही बार, यानी कि हजार बार तो नहीं कर सकते, लेकिन 100 बार ये लगभग पूछा जा चुका है सभी ट्रेड का मिलाकर कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल है। 38 पूछा है मांसपेशियों में निम्न में से किसके एकत्र होने से थकान होता है। दोस्तों ये बायोलॉजी में भी आपका देखे होंगे कि जो है मांसपेशियों में थकान होने के कारण जो है लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल दोस्तों लाल चींटियों में पाया जाता है। बायोगैस में पाई जाती है। तो बायोगैस में क्या क्या पाई जाती है दोस्तों। तो 50 से 70% तक मीथेन पाई जाती है बायोगैस में। बायोगैस के मुख्य अवयव कौन से है। तो बायोगैस के मुख्य अवयव है दोस्तों मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बायोगैस के मुख्य घटक है। गुजाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है दोस्तों वह मीथेन, यानी कि CH4 मीथेन। गुजाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह क्या है दोस्तों मीथेन। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये मिथाइल अल्कोहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमेशा पूछा जाने वाला। CH3 कभी कल पूछता है कि मिथाइल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला या रासायनिक फार्मूला पूछता है। तो ये क्या है CH3OH। नेक्स्ट पूछा है द्रवित ब्यूटेन और आइसोप्रीन का मिश्रण कहलाता है। तो द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण जो कहलाता है LPG कहलाता है, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दूध के फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो दोस्तों दूध के जो है फटने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो लैक्टिक अम्ल होता है, क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में उपयोग किया जाता है। तो बेहोश करने के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का करते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। ये भी आपका 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा है निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है। तो प्राकृतिक रूप से खट्टा जो है सिरका होता है, सिरका। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। ये भी मैंने आपको बायोलॉजी में बताया था कि पेट्रोलियम की जो है गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। तो ऑक्टेन संख्या से, यानी ऑक्टेन नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो दोस्तों पॉलीथीन के संश्लेषण में जो है किया जाने वाला है एथिलीन को किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा 50 क्वेश्चन खत्म होता है और आपको बताना है कि 50 में कितने जो है आप क्वेश्चन बनाए हैं। 50 में कितने क्वेश्चन बनाए हैं एक कमेंट में आप बताइए, ताकि मैं जो है आपको बता सकूं कि आप जो है तैयारी 100% सही कर रहे हैं या आपको और भी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज इतने ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।